हेलो डियर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब के लिए चलिए आज के लिए हम आपको लिए लाए हैं केमिस्ट्री का सेट 1 ला लेकर के आए हैं। पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम आपके लिए एक फिजिक्स का सेट डाले हैं 60 क्वेश्चन का। आप जरा उन्हें देखिए और टिक मार्क करिए, बढ़िया से हल करिए, प्रैक्टिस करिए। और आज आइए हम सब मिल करके केमिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा जो 2025 के एग्जाम का तैयारी है वो बेहतर हो सके। चलो मेरे साथ हल करिए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गौर से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन CaCl की संरचना है। CaCl सीजियम क्लोराइड की संरचना। सीजियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? शायद हम लोग पढ़े या आप लोग पढ़े होंगे। भाई क्या पढ़े हैं? सीजियम क्लोराइड की संरचना पिंड केंद्रित होता है। पिंड केंद्रित जिसे BCC कहा जाता है। पिंड केंद्रित आपका ऑप्शन में अभी पिंड केंद्रित नहीं झलक रहा है। एक है अंतःकेंद्रीय अंतःकेंद्रीय क्या होते हैं? अंतःकेंद्रीय एक घनीय शेप रहेगा। घनीय शेप में किनारा पर सभी कोना पर परमाणु रहेंगे और कोना के अलावा इसके अंदर केंद्र में रहेंगे, बीच वाले भाग में। देखिए अंतःकेंद्रीय, इसके बीच वाले भाग में एक परमाणु रहेंगे। तो यही इसी को तो पिंड केंद्रित भी कहा जाता है, जिसके शीर्ष के अलावा केंद्र में एक परमाणु बैठे रहे उसे हम पिंड केंद्रित कहते हैं। तो इनका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सीजियम क्लोराइड की संरचना है, तो सीजियम क्लोराइड की संरचना आपका अंतःकेंद्रित बन जाएगा। सीजियम क्लोराइड की संरचना अंतःकेंद्रित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए इन्हें। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा क्रिस्टल तंत्र के एक प्रकार को नहीं दर्शाता है? कौन से क्रिस्टल तंत्र के प्रकार नहीं है जो पूछ रहा है। अब पढ़े हैं क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं। 7 क्रिस्टल तंत्र में आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन एक ऐसा है जो क्रिस्टल तंत्र के 7 प्रकार में से नहीं आता है। क्या आप त्रिनताज पढ़े हैं? त्रिनताज, एकंताज, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, राम्बोहेड्रल पढ़ा हुआ होगा आप सभी का। ये आइसोटॉपिकल आपके 7 प्रकार में से कोई आते ही नहीं है। आइसोटॉपिकल का नाम है ही नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कौन एक प्रकार नहीं है, कौन एक प्रकार को नहीं दर्शाता। तो आइसोटॉपिकल कोई क्रिस्टल तंत्र के प्रकार नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के डी। ये तीनों आप शायद नाम सुने होंगे। ये ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है, ये राम्बोहेड्रल है। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निम्न में कौन सा क्रिस्टल के एक से अधिक क्रिस्टल जालक होते हैं? आप जानते हैं आपके पास टोटल क्रिस्टल जालक की संख्या। ये सभी छोटी पॉइंट याद रखिए ताकि आप ऑब्जेक्टिव बना सकें। कुल क्रिस्टल आकर के 14 वो ब्रेविस जालक बनता है। तो ब्रेविस जालक की संख्या 14 होते हैं और क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 होते हैं। ये आप याद रखा करिए। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि तीसरा क्वेश्चन में कह रहा कौन से क्रिस्टल में एक से अधिक क्रिस्टल जालक है, एक से अधिक ब्रेविस जालक है जो पूछ रहा। तो आप शायद पढ़े होंगे। मोड्रल हो गया, हेक्सागोनल हो गया और ट्राइक्लिनिक हो गया। ये सभी का एक ही क्रिस्टल जालक होते हैं, बाकी और सभी का भिन्न भिन्न होते हैं। आइए आपके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। षटकोणीय जिसे आप कहते हैं हेक्सागोनल का एक ही प्रकार होता है। त्रिनताज जिसे आप कहते हैं ट्राइक्लिनिक का एक ही प्रकार होता है। त्रिसमन्ताज राम्बोहेड्रल के भी एक ही प्रकार होते हैं। मोनोक्लिनिक एकंताज मोनोक्लिनिक के 2 प्रकार होते हैं। पूछ रहा एक से अधिक प्रकार वाला कौन है? एक से अधिक जालक वाला तो एकंताज हो जाएंगे। एक से अधिक जालक वाला एकंताज। इसका किसी घनीय संरचना में 2 तत्व X और Y भाग लिए हैं। एक क्रिस्टल बना है और क्रिस्टल में 2 परमाणु हैं X और Y। अब कह रहा है X और Y क्रिस्टल के निर्माण करता है। अब लोकेशन दिया है आपको कि X है जो परमाणु के या X परमाणु घन के कोना पर है। X परमाणु घन के कोना पर है और Y परमाणु फलक केंद्र पर। कुछ बातों को आप याद करिए, सब पढ़े हुए हैं आप सभी के। जो कोना पर वाला परमाणु रहते हैं वो 1/8 भाग पार्टिसिपेट करता है क्रिस्टल के संरचना बनाने में। कोना पर वाला 1/8 भाग पार्टिसिपेट करता है और जो फलक मतलब सतह होता है, सतह पर वाला आधा भाग पार्टिसिपेट करता है। सतह पर वाला
तो आपको यहां पर कुल परमाणु बताने हो, पहले निकाला जाता है, कुल परमाणु निकाला जाता है। कुल परमाणु की संख्या जितना आ जाएगा उसी के आधार पर उसका सूत्र तैयार होता है। जरा चेक करिए, देखते हैं कि क्या इसका सूत्र बनता है। देखिए x कहां बता रहा है, x के बारे में, x का संख्या कितना होगा जो ये डिसाइड करेगा कि वो है कहां पर। तो x है कोना पर, इसलिए x के संख्या कितना हो जाएगा, x के संख्या ये डिसाइड करेगा संख्या कितना आएगा जो, बताइए। x कोना पर है, घन के क्रिस्टल जितने बनते घनीय शेप में रहते हैं, उनके परमाणु घनीय शेप में रहते हैं। अब आप बताइए कि एक घन में कितने कोना होते हैं, टोटल 8 कोना होते हैं। एक घन में 8 कोना होते हैं, एक घन में 8 कोना होते हैं। अब कोना पर वाला एक परमाणु 1/8 भाग पार्टिसिपेट करेगा, तो 8 परमाणु कितना भाग पार्टिसिपेट करेगा, तो कहिए ना 8 गुना 1/8 कर दीजिए, ये कटेगा। टोटल परमाणु जब कोना पर वाला टोटल परमाणु जोड़ल जाए तो आवेगा 1 परमाणु, कोना पर वाला टोटल परमाणु के भाग मिला देवल जाए तो 1 परमाणु के बराबर आवेगा। कहा कि 8 परमाणु तो होते हैं लेकिन सब थोड़ी थोड़ी भाग पार्टिसिपेट करते हैं, 1/8 भाग पार्टिसिपेट करता है, और सभी थोड़ी थोड़ी को मिलाइएगा तो 1 परमाणु होगा। तो x के संख्या आ गया 1। बाई कहां पर है, तो बाई के संख्या उसके लोकेशन से पता चलेगा। बाई के संख्या, बाई है कहां पर, तो फलक पर, फलक माने सतह पर। सतह टोटल कितने होते, टोटल सतह के संख्या घन में 6 गो होता है, और एक परमाणु आधा भाग पार्टिसिपेट करता है, तो इसको 1/2 कह दीजिए, गुना कर दीजिए 1/2 से, ये कट जाएंगे ना 3 मरतबा, तो बाई परमाणु की संख्या आ जाएगा 3, x का आया जी 1। इसीलिए सूत्र क्या बन जाएंगे, इनका सूत्र बन जाएंगे आपका x बाई, x में 1 और बाई में 3। 1 को ऐसे दिखाया नहीं जाता है, उसे छुपा दिया जाता है, इसलिए x/3 आपका सूत्र सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, देखिए x/3, क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, कह रहा है एक यौगिक बाई तथा जेड द्वारा बना हुआ है। एक यौगिक, अभी देखिए इसी के टाइप का क्वेश्चन है। अभी इसमें जो परमाणु यहाँ x बाई था, आपके परमाणु दिया है बाई जेड, नो प्रॉब्लम, चेक करते हैं जरा। एक यौगिक बाई तथा जेड द्वारा बना है, जेड का रहा सीसीपी संरचना बना था। आप जानते हैं सीसीपी संरचना, एससीपी संरचना और एफसीसी संरचना, इन सभी में परमाणु के टोटल संख्या कितने होते हैं, 12। एकदम याद रखिए सभी बातों को, सीसीपी, एचसीपी, एफसीसी, इन सभी में परमाणु के संख्या टोटल कितने होते हैं, परमाणु के संख्या टोटल 12 होते हैं। एकदम ये सभी पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, ये सभी पॉइंट, जब तक ये सभी पॉइंट याद नहीं रहेंगे आपसे नहीं बन पाएगा। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है, एससीपी में कुल परमाणु कितने होंगे, 12, ज्यादातर पूछा जाता है एससीपी में कुल परमाणु कितने होंगे, 12। एकदम बताते रहिए, ये सब याद रखिएगा, फटाफट बताइएगा, नहीं याद होगा भैया भूल जाइएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा आपसे। तो पहले चेक करिए टोटल, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं फिर से पढ़ते हैं। एक यौगिक बाई तथा जेड द्वारा बना हुआ है, जेड है जो सीसीपी संरचना बना रहा, जेड सीसीपी संरचना बना रहा है, तो आपके जेड के संख्या कितने हो जाएंगे, सीसीपी संरचना बना रहा, कौन बना रहा है भैया, जेड बना रहा, तो जेड की संख्या, तो सीसीपी संरचना में जेड का, सीसीपी संरचना परमाणु की संख्या होती है कितने, 12, तो जेड की संख्या हो जाएंगे 12। क्या कहते हैं, सही है, जेड की संख्या 12। तो जेड तो यहां पर पता चल गया कि जेड परमाणु सीसीपी संरचना बना रहा, तो जेड की संख्या 12 को होगा। बाई क्या कर रहा, तो बाई कर रहा परमाणु, बाई यहां पे पढ़िएगा, कर रहा बाई परमाणु चतुष्फलकीय रिक्ति के 1/3 में भाग को घेर रहा है, 1/3 में भाग, चतुष्फलकीय रिक्ति के, चतुष्फलकीय, आप जानते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितना होता है भैया, चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितना होता है, चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या परमाणु के संख्या के दुगुना होता है। चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या परमाणु की संख्या के 2 गुना होता है, एकदम याद रखिए। रिक्ति आपके पास 2 गो होता है, एक चतुष्फलकीय, एक अष्टफलकीय, शायद आप पढ़े होंगे। चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या परमाणु की संख्या के 2 गुना होता है, अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होता है। ये सभी बातें आपको याद रखना चाहिए। तो अब आइए जरा चेक करिए यहाँ पे बाई के बारे में क्या कहा गया, बाई की संख्या कैसे निकलेगा, बाई की संख्या कैसे निकलेगा, तो बाई कह रहा है कि चतुष्फलकीय रिक्ति के 1/3 में भाग पर है। पहले तो ये चेक कर लेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्ति पर है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति पर है तो उसका संख्या होगा कितना, तो उसका संख्या परमाणु की संख्या का 2 गुना होगा, तो 2 गुना 12 हो जाएगा, 2 गुना 12, 2 गुना 12, 2 गुना 12, परमाणु की संख्या के 2 गुना, चूंकि चतुष्फलकीय पे है इसीलिए।
अब कह रहा है पूरा के पूरा चतुष्फलकीय पर नहीं है, वो कह रहा है चतुष्फलकीय डिग्री के 1/3वें भाग पर है, तो इसमें गुना 1/3 कर दीजिए, गुना 1/3 कर दीजिए। तो गुना 1/3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा भैया, तो 4 दूना के 8 परमाणु। बाई की संख्या हो गया 8 गो, जेड की संख्या हो गया 12 गो। अब जैसी संख्या निकल गया तब आप सूत्र बना दीजिए। सूत्र क्या होगा, सूत्र बाई जेड के फॉर्म में आएगा। बाई के मान रख देंगे 8 और जेड का मान रख देंगे 12। सरल रेशियो बनाने के लिए आप इन्हें काट सकते हैं। बाई कटने, ये 8 कटेंगे, 4 से 12, 4 और 8 दोनों कट रहे हैं, तो 4 दूना 8 और जेड कट जाएंगे 4 तिया 12। बाई टू जेड 3, बाई टू जेड 3 आपका जो भी सूत्र बनेगा ऑप्शन में जो भी होगा वो सही होगी। ऑप्शन नंबर ए ही देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में लगा हुआ बाई टू जेड 3। ऑप्शन नंबर 6 ग्लूकोज के विलयन का मोललता क्या होगा, मोललता पूछा है। मोललता क्या होगा, जो 10% W/W है। क्या भैया 10% W/W के अर्थ समझते हैं, 10% W/W, ये W/W क्या बताता है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत के सूत्र क्या होता है, विलेय के भार बटा विलयन के भार, विलेय के भार बटे विलयन के भार, विलेय के भार बटे विलयन के भार। तो याद रखेंगे यहाँ पे W/W, तो 10% W/W कहे के मतलब ये सब ग्राम फॉर्म में रहे, ये बताता है। अब 10% कहे के मतलब इसे हम 10/100 तो लिख सकते हैं ना, 10/100 लिखा जा सकता है। 10% मतलब 10/100, 10/100 कहने का अर्थ हुआ कि ओरा में विलेय जो है 10 ग्राम है, जो बिलियन बना हुआ है। बिलियन, बिलियन टोटल है कितने यहाँ पे, तो बिलियन यहाँ पे है टोटल 100 ग्राम। बिलियन है जी आपके पास 100 ग्राम और उसमें विलेय का मान है 10 ग्राम। तो आपसे पूछा गया मोललता, मोललता में विलायक के काम आता है, विलायक सूत्र में होता है, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को मोललता कहा जाता है। अभी चेक करिए यहां पर आपके पास विलेय है और विलेय में कौन विलेय होगा भैया, किसका घोल बना हुआ है, चेक करिए तो जरा, घोल है किसका, ग्लूकोज का घोल है। देखिए कह रहा है ग्लूकोज का घोल है, तो ग्लूकोज का घोल है तो विलेय आपका ग्लूकोज ही होगा। विलेय, विलेय सूत्र लिख देते हैं ग्लूकोज का C6H12O6। ये है विलेय का भार कितना है यहाँ पे, विलेय का भार वो 10 ग्राम है। टोटल बिलियन है आपके पास 100 ग्राम, तब विलायक कितना होगा, विलायक के तौर पर ज्यादातर पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। बिलियन है 100 ग्राम, विलेय है 90 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम, तब विलायक हो जाएगा 90 ग्राम। 100 में से घटाइए ना भैया, 90 ग्राम। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है मोललता बराबर भाट। मोललता, मोललता को ऐसे जनरल तौर पर छोटका m से दिखाते हैं, ये भाट। तो मोललता का अपना एक फार्मूला होता है, पढ़े होंगे, W गुना 1000 बटा m0 गुना WG। सभी को पहचान कर लीजिए। W विलेय का दिया गया भार होगा, जो क्वेश्चन, m0 विलेय का दिया गया, यह विलेय का अनुभार होता है। WG विलायक के भार होता है, वो ग्राम फॉर्म में चाहिए, ग्राम फॉर्म में, और गुना 1000 मार देना है। आइए जरा, क्या आपके पास विलेय का भार है, विलेय आपके पास 10 ग्राम था, तो 10 ग्राम भार मिला है जी, 10 गुना 1000 बटे अनुभार। अनुभार कौन है विलेय, कौन है विलेय, ग्लूकोज। ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है, 180 होता है, और क्या होता है भैया 180। गुना गुना WG, WG विलायक है, विलायक, विलायक का भार है 90 ग्राम। 2 शून्य से 2 शून्य मर जाएगा। ऊपर में बच गए कितने भैया, ऊपर में बच गए 10 गुने 10 100 बटा नीचे कितने बचे 18 से, हाँ सर 18 से 162। अब आइए जरा 162 से भाग तो दीजिए 100 में, 162 से भाग दीजिए ना 100 में, कितना आने वाला, कितना आने वाला है, भाग लगाइए, 0 मरते लगेगा, दशमलव पड़ेगा। अब लगाइए कितने मरते लगेंगे, के मरतबा 16 छक्का 96, 16 सत्ते बोलो 6 मरते लग जाएगा, 6 मरते, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1 और 16 छक्का 96 1 97, ये हो गए 8, 9 में से 7 गया 2, ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म, 0 उतरेगा, अभी 1 मरते लगेगा, 0.61 है आपका ऑप्शन में, कहा देख लीजिए भाई 0.61 आ रहा है, इतना मोट है तो टिक मार्क कर दीजिए। 0.61 ये देखिए 0.617 ऐसे करके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कह रहा 10% W/W, फिर से वही बात है भैया, 10% W/W कौन है, तो ग्लूकोज है। तो यहां पर ग्लूकोज विलेय के काम कर रहा, तो ग्लूकोज का भार यहां पर निकाल दीजिए, तो ग्लूकोज के भार वो 10 ग्राम,
विलेय तो निकल गया, विलायक, विलायक के तौर पर तो बिलियन के रूप में ज्यादातर पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी के भार के ग्राम बचेगा भैया 100 ग्राम टोटल, 100 ग्राम से 10 ग्राम ये तो हो जाएंगे 90 ग्राम। एकदम ये सभी बात याद रखा करिए। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा गया है ग्लूकोज बिलियन में ग्लूकोज के मोल अंश, मोल प्रभाज पूछा गया, ग्लूकोज का मोल प्रभाज या विलायक के मोल की संख्या बटा पूरे बिलियन के मोल की संख्या करते हैं तब वो मोल अंश निकलता है या मोल प्रभाज निकलता है। आइए जरा चेक करते हैं, यहाँ पर सबके पहले मोल निकाल लीजिए। ग्लूकोज के फार्मूला दिया गया भार बटा अनुभार, 10 ग्राम दिया गया है, इसका अनुभार 180 होता है, 180 तो हो जाएंगे 1/18। ग्लूकोज के मोल 1/18 है। अब विलायक के तौर पर आपका पानी है, विलायक के मोल क्या हो जाएंगे भाई साहब, दिया गया भार बटे अनुभार, विलायक का भार 90 ग्राम और पानी का अनुभार कितना होता है 18, 5 से कट जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 मोल। अब इसीलिए ग्लूकोज के मोल पूछा है आपको, ग्लूकोज का मोल, ग्लूकोज का मोल जब निकालिएगा इसे x से सूचित करते हैं तो होता है ग्लूकोज के ग्लूकोज के मोल की संख्या ऊपरे रखिए, अब बटा टोटल बिलियन के अणु की संख्या नीचे रख दीजिए। बिलियन के अणु आ जाएगा n + n, दोनों के जोड़िएगा तब बिलियन के निकल जाएगा। तो n के मान 1/18 बटे n, फिर से 1/18 + 5, इन्हें 1/18 रखिए बटा 18 एलसीएम लीजिए, 18 × 5 = 90 और 1 × 91 बटा 18 हो जाएगा। 18 से 18 कट जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 1/91। क्या कहते हैं 91 से भाग लगा सकते हैं, 1 में लगाइए, 0 मरतबा डेसिमल 0 0 0, 1 मरते 91। अब 0.01 आ रहे हैं, 0.01 मोल प्रभाज की कोई मात्रक नहीं होता है तो 0.01 वाला आपका ऑप्शन नंबर ए में है, 7 का ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे, 0.01। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में शून्य विभव होता है। मानक हाइड्रोजन विभव शून्य होता है काहे, जो आपसे पूछ रहा है, मानक हाइड्रोजन विभव शून्य काहे होता है, काहे कि हाइड्रोजन, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हाइड्रोजन आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। हाँ भैया ये वाला सही है, मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना गया है, उसी से कंपेयर करके दूसरे तत्व का इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं हम लोग, तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव इनका शून्य माना गया है। ऑप्शन नंबर सी याद करेंगे, इसे ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक। चलिए भाई इन्हें डील करिए, बताइए क्या होंगे इन सभी के ऑप्शन। आइए जरा चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दिए गए अभिक्रिया के निरूपण के लिए सही विधि कौन है। आपको अभिक्रिया दिया गया है 2, एक ये है और एक ये है, 2 अभिक्रिया दिया गया है और पूछ रहा है कि इससे कौन सा सही सा निरूपण बना हुआ है, बताइए कौन होगा। सेल के निरूपण है। क्या रासायनिक अभिक्रिया से सेल डायग्राम बनाने आता है आपको। देखिए अभिक्रिया दिया गया है Zn से Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन के त्याग हुआ है। फिर कह रहा है Ag+ था पहले, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और Ag में कन्वर्ट हो गया है। याद रखिएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है उसे अवकरण कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। ये सभी आप पढ़े हुए हैं। आगे बढ़िए। अब सेल निरूपण कैसे किया जाता है, अभिक्रिया से सेल निरूपण के तरीका होता है या कि ऑक्सीकरण वाले चीज को आगे लिखा जाता है। ऑक्सीकरण वाले चीज को ये जैसे आपके हाथ है इसे बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर, और अवकरण वाले चीज को दाईं ओर लिखा जाता है, और बीच बीच में एक ऑब्लिक के चिन्ह से अलग अलग किया जाता है, और दोनों को अलग करने के लिए लवन सेतु वाला डबल लाइन से अलग किया जाता है। कैसे लिखा जाता है, इसका सेल कैसे बनेगा, तो ऑक्सीकरण वाला आगे लिखा
लिखाएगा। ऑक्सीकरण वाला कौन है, तो Zn से Zn प्लस प्लस वाला, तो Zn यहाँ पर इन दोनों को अलग करने के लिए Zn से Zn2 प्लस, इस प्रकार से साइन मारा जाता है। अलग अलग करने के लिए एक लाइन का उपयोग करते हैं। ये हो गया एक विलियन। दूसरा का विलियन आपके पास सिल्वर वाला है, तो इन दोनों विलियन को, जिंक और सिल्वर को अलग करने के लिए लवण सेतु का इस्तेमाल करते हैं। लवण सेतु ये डबल लाइन वाले के संकेत हैं। आगे बढ़िए, अब इन्हें दिखाना है आपको दाईं ओर, आप करंट वाले चीज को कहां से कहां तक, Ag प्लस से कन्वर्ट हो रहा है Ag में, Zn से Zn प्लस बन रहा है, Ag प्लस से Ag बन रहा है। ये आपका सेल का निरूपण होगा। जरा चेक करिए ऑप्शन कोई है क्या, Zn से Zn प्लस प्लस और Ag प्लस से Ag। चेक करिए, Zn से Zn प्लस प्लस, Ag से Ag प्लस है, Ag से Ag प्लस नहीं, Ag प्लस से Ag चाहिए, Ag प्लस से Ag चाहिए। आगे बढ़िए, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को चेक करिए, Zn से Zn प्लस प्लस, Zn से Zn प्लस प्लस और Ag प्लस से Ag, Ag प्लस से Ag। चलिए भैया, ये आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, नो के क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन बी हो जाएंगे। इनको पढ़िए, कह रहा है कि एक अभिक्रिया है SO2 प्लस O2 बन रहा है SO3, SO2 प्लस O2 बन रहा है SO3। अब इसमें कहा है कि SO3 के अदृश्य होने का दर दिया है इतना, अदृश्य होने वाला वेग, और आपसे पूछ रहा है कि फिर SO3 के सदृश होने का दर क्या होगा, सदृश होने का वेग क्या होगा। अदृश्य होने का मतलब समझते हैं, जैसे ये है अभिकारक, ये है प्रतिफल। प्रतिफल जब बनना शुरू होगा तो अभिकारक घटे लगेगा, घटे लगेगा मतलब धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो जाएगा, इधर से खत्म होते चल जाएगा। तो खत्म होने वाला चीज को ही कह रहा है अदृश्य हो रहा, धीरे धीरे यह अदृश्य हो रहा, मैंने खत्म हो रहा। और इन्हें बनले जा रहा है, इन्हें भरल जा रहा, तो धीरे धीरे सदृश हो रहा, ज्यादा इधर दिखना शुरू हो रहा। तो ये वाला सदृश वाले फॉर्म में आ गए, ये वाला अदृश्य वाले फॉर्म में आ गए। अब आप शायद ये भी तो पढ़े होंगे ना कि अभिकारक और प्रतिफल सभी का तो वेग आप जब लिखते हैं तो बराबर बराबर ही लिखा जाता है। अभिकारक के प्रत्येक टर्म का वेग प्रतिफल के प्रत्येक टर्म के वेग के बराबर होते हैं। तो जितना स्पीड में ये घटेगा उतना स्पीड में ये बनेगा, कहानी खत्म। जितना स्पीड में ये घट रहा है, ये अदृश्य हो रहा, उतना स्पीड में ये सदृश्य हो रहा। कितना क्या स्पीड से वो घट रहा है, SO3 सॉरी क्या लिखा, SO3 सॉरी यहाँ पर SO2 होना चाहिए, SO2 होना चाहिए। SO2 के अदृश्य होने का दर, SO2 इसका अदृश्य होने का दर, इसका सदृश्य होने का दर। तो SO2 के अदृश्य होने का दर इतना है। तो जितना स्पीड से SO2 अदृश्य हो रहा, मैंने घट रहा, उतना स्पीड में, उतना ज्यादा स्पीड में SO3 बनेगा। तो एरा में कोनो न्यूमेरिकल नहीं है, कोनो आप फार्मूला वगैरह लगा के हल नहीं करिए, कॉमन सेंस पे बैठा हुआ भाई साहब कि एक दिन से जितना स्पीड से घटेगा उतना स्पीड से एक दिन बनेगा, एक दिन घट रहा एक दिन बन रहा, बस कहानी हो गया खत्म। तो आपको बोल रहा है SO2 जितना स्पीड में घटेगा SO3 उतना स्पीड में बनेगा। पूछ रहा है कि SO3 के सदृश का दर क्या है, तो जितना स्पीड में घट रहा उतना स्पीड में बन रहा। कितना स्पीड में घट रहा था, इतना 1.2 10 के पावर -4, तो SO3 भी बनेगा इतना ही स्पीड से। है कागो ऑप्शन में, चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी में झलक। एक मिनट आप चेक करने, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी होगा भैया, देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेने दीजिए, रुक जाइए जरा। यहाँ पे 10 के पावर -5 है, यहाँ पे 10 के पावर -5 है, सॉरी क्वेश्चन में 10 के पावर -5 है यहाँ पे। अब जो आपका ऑप्शन में है वो ऑप्शन मिला लीजिए, आपके ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक अभिक्रिया है आपके पास, अभिक्रिया दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। कह रहा है अभिक्रिया है 2x कन्वर्ट हो रहा है बाई, मैंने अभिकारक है 2x और प्रतिफल है बाई। कह रहा है इसमें जो अभिकारक है x है उसका सांद्रण 10 मिनट में 0.5 मोल से 0.32 मोल रह जाता, मैंने होने से घट रहा है। तो इस अंतराल में उसका दर निकालना है, दर मतलब वेग निकालना है। तो आइए जरा अभिक्रिया के दर कैसे लिखा जाता है, अभिक्रिया के दर कैसे लिखा जाता है। जो गुणांक में रहता है उसको बट्टा में भेजते हैं। अभिकारक के यदि लिखना है तो माइनस लगा करके लिखते हैं, चूंकि x में परिवर्तन दिया भी है तो x वाला खाली लिखेंगे। x के सांद्रण में परिवर्तन डेल्टा लगा देवल जाता है, बट्टा डेल्टा t लिखा जाता है। फिर से डील कर लीजिए, आइए डील करिए। यहां पर लिखेंगे दर कितना आएगा, तो 1/2 जो गुणांक में है उसे बट्टा में भेज देना है, इंटू इसका परिवर्तन, x का परिवर्तन सांद्रण में परिवर्तन, आगे डेल्टा लगा के लिखा जाता है वो भी निगेटिव वैल्यू के साथ, और बट्टा में dt लिखा जाता है, या डेल्टा t आप लिख सकते हैं। -1/2 गुने
गुने डेल्टा मान एक्स में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन कितना हुआ है, तो इसको लास्ट में से फर्स्ट घटा करके लिखेंगे। 0.50 से 0.38 हुआ है, घटाइए 0.38 माइनस 0.50। याद रखेंगे हमेशा लास्ट माइनस फर्स्ट किया जाता है, लास्ट में से फर्स्ट को घटाइएगा, वही आपको बताएगा। बटा में डेल्टा टी है 10 मिनट। 10 मिनट। अब मिनट को आपको पूछा यहाँ पर कि मोल प्रति सेकंड में हमें जवाब दीजिए, मोल प्रति सेकंड में जवाब दीजिए। तो मोल प्रति सेकंड में जवाब देने के लिए टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करके लिखे पड़ेगा। अब आइए जरा, ये हो गया -1/2 इंटू ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, तो -0.12 आ रहा है। अब बटा में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 60 गुने 10 कर दीजिए, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस माइनस मिल जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, तो 0.12 आ गया, बटा में 2 गुने के 60 गुने के 10। अब आप ऊपर वाले के दशमलव तोड़ दीजिए तो आ जाएगा 12/2 गुने 10 गुने 10 सॉरी गुने 60 है यहाँ पे, 10 पहले से था, ऊपर से दशमलव टूटा है तो 2 शून्य नीचे आ जाएगा। हो गया कहानी खत्म। अब काट छट कर दीजिए, 6 दूनी 12 या 2 छक 12 इसे काट सकते हैं, 6 दहा को 7। देखिए कितना आया, 1/10 के पावर में 4 आ गया, इसको ऊपर भेजिए तो बनेगा 1 गुना 10 के पावर -4। अब पूछा था मोल, ये प्रति सेकंड में आ जाएगा, मोल प्रति सेकंड में आ जाएगा। 1 गुना 10 के पावर -4 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में लगा हुआ है, 1 गुने 10 के पावर -4 मोल प्रति सेकंड, ये आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 12 कर भौतिक अधिशोषण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, कौन गलत है, जो निकाल के आपको बताना है, बताइए जरा। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता, बिल्कुल, ये इसका प्रॉपर्टी है, इसका जो प्रॉपर्टी है उससे क्वेश्चन दिया गया है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता, बिल्कुल सही बात है। इसमें कम उष्मा निकलता है, ये भी सही है, 20 से 40 किलो जूल उष्मा निकलता है, आप शायद जानते होंगे, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इसमें सक्रिय ऊर्जा की भैया कोनो अधिशोषण अभिक्रिया में सक्रिय ऊर्जा की तो आवश्यकता नहीं है पड़ता है, सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ता। आपका ये वाला ऑप्शन गलत है, चाहे भौतिक रहे चाहे रासायनिक रहे, ये निम्न ताप पर भी होते हैं, ये भी ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है, कह देंगे सी वाला, ये सक्रिय ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ता है। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13, ठोस के सतह पर गैस के अधिशोषण के बारे में कौन गलत है, ठोस के सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए कौन गलत है, पढ़िए तो ऑप्शन कह रहा है दाब बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ता है, ठोस के सतह पर गैस चिपकाना है, प्रेशर लगाएंगे गैस खत्म, फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ठोस के सतह पर गैस का अधिशोषण दाब बढ़ाने से नहीं बढ़ सकता है। आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, यही इसी में टिक मार्क कर दीजिए। पूछ रहा था कौन गलत है, कह देंगे ऑप्शन नंबर ए। एंथैल्पी सब ऋणात्मक होता है, भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण भौतिक से विशिष्ट होते हैं, ये उत्क्रमणीय भी होते हैं, ये सभी गुण सही है। ये नहीं, दाब बढ़ला पर अधिशोषण घट जाएगा, भौतिक अधिशोषण के बाद या गैस के चिपकने का दर पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा निम्न में कौन मैग्नीशियम के अयस्क नहीं है, मैग्नीशियम के अयस्क, कार्नेलाइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, जिप्सम। क्या जिप्सम के बारे में पढ़े, जिप्सम के सूत्र क्या होता है भैया, देखिए जिसका अयस्क पूछे सूत्र लिख करके देखिए, यदि उसमें वो तत्व है वो उसका अयस्क होगा, उसमें वो तत्व नहीं है उसका अयस्क नहीं है। जिप्सम, जिप्सम के सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, यही होता है ना जिप्सम के सूत्र। क्या कहते हैं, इसमें मैग्नीशियम है, नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, तो आपके ऑप्शन कौन अयस्क नहीं है मैग्नीशियम के, कहेंगे कि जिप्सम नहीं है और का के ये अयस्क है डोलोमाइट। तो आपसे पूछ रहा कौन नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता आपका जी, कार्नेलाइट इस सब में मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जिप्सम में नहीं पाए जाते। आगे बढ़ जाइए, ऑप्शन कौन सा संक्रमण तत्व आयन रंगीन है, बता सकते, जिंक, कैडमियम, पारा, जिंक, कैडमियम, पारा, ये तीनों जो हैं वो संक्रमण तत्व होते हुए रंगहीन यौगिक के निर्माण करते हैं, रंगहीन, रंगीन नहीं। तो इसमें जो भी ऑप्शन है कौन है, जिंक, एकदम याद रखिएगा, जिंक, कैडमियम और पारा, ये तीनों के तीनों हैं भैया रंगहीन यौगिक बनाने वाले हैं,
ये क्यों? क्योंकि इनका डी उप कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है। रंगहीन कौन नहीं बना सकता है? माने रंगीन यौगिक सभ्य तत्व बनाते हैं, डी ब्लॉक वाले जितने भी हैं सब रंगीन बनाते हैं इन तीनों के अलावे। काहे कि उस सभ्य तत्व के डी उप कक्षा खाली रहता है, इसका डी उप कक्षा भरा है। प्रकाश जब पड़ती है भैया तो इलेक्ट्रॉन चूंकि भरा हुआ रहता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूविंग नहीं कर सकते हैं, जबकि खाली वाला में प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन पर प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, जिसका चलते वो अलग अलग रंग में चमकने लगते हैं। इसमें चमके वाला यानी इलेक्ट्रॉन मूव करे वाला जगह नहीं रहता, जिसके कारण इन सब का यौगिक रंगहीन होता। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन एरा में रंगहीन है, तो आप कहिए जिंक। जिंक वाला है, जिंक नहीं तो कैडमियम नहीं तो पारा है, एगो है जिंक वाला, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका सी वाला हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कौन धातु रंगहीन है? कह दीजिए जिंक। आगे डील करिए क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 22 तक। वीडियो पॉज करिए और डील करना शुरू करिए। क्वेश्चन 16 से क्वेश्चन नंबर 22 तक बताइए जरा क्या होंगे इन सभी का ऑप्शन। आइए जरा मेरे साथ डील करिए। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है आपसे, बताइए निम्न में कौन सा नाइट्रोजन अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते हुए क्रम में है? ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते हुए क्रम में है कौन सा नाइट्रोजन? 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसमें 4 4 5 5 वो है प्रवेश किए हुए, इनमें से किसमें ऐसा है कि पहले कम ऑक्सीकरण संख्या वाला है, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, सबसे पीछे सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या वाला है। एक काम करिए, सबसे पहले सभी का ऑक्सीकरण संख्या निकाल के चेक कर लीजिए आपके पास कितने हैं टोटल। टोटल कितने? 1 2 3 4 5, 5 गो यौगिक है। इन पांचों का पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, फिर अपने आप सही आ जाएगा। जैसे देखिए आपको पहले मिला N2O, तो N2O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? N2O में नाइट्रोजन के एक क्रम में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले के तरीका क्या होता है? जिसको निकालना हो उसको x मान लीजिए, 2 है यहाँ पे तो 2x हो जाएगा। अब माइनस यहाँ ऑक्सीजन के -2 होता है, ऑक्सीजन ऐसे प्लस के चिन्ह देवल जाता है, ऐसे ऑक्सीजन के -2 है, बराबर घात में कुछ नहीं पर आवेश में कुछ नहीं तो बराबर 0 देते हैं। देन 2x बराबर हो जाएगा जी आपका 2, देन x बराबर हो जाएगा, ये कट जाएंगे, +1 बचेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन इसमें +1 है। और चेक करिए आपको है NO, यहाँ पर x मानेंगे, फिर ये -2 बराबर 0, तो x बराबर इसमें आएगा +2। चलिए भाई और चेक करिए NO के बाद है NO2, यहाँ चेक करिए NO2 है। अब NO2 में नाइट्रोजन के निकालिए, तो यहाँ पर कितने आएंगे? नाइट्रोजन के यहाँ x, यहाँ पर ऑक्सीजन के -2 होते हैं, यहाँ 2 गो हैं तो -4 हो जाएंगे बराबर के 0। देन x बराबर हो जाएंगे +4, यहाँ पर +4 आ गया। आगे बढ़ जाइए, NO2 के बाद NO3 निकाल दीजिए, NO3 पर माइनस लगे हुए तो माइनस। अब यहाँ नाइट्रोजन के हो गए x, नाइट्रोजन के x और 3 ऑक्सीजन के -6। अब आप बेस में चूंकि -1 आ गया तो इधर -1 लिखा जाएगा। देन x इसको इधर भेजिए तो +5 बन जाएगा, इसमें +5 आए। और एक लास्ट में भी है आपका NH4 पर प्लस। अब इसमें नाइट्रोजन के निकाल के चेक करिए x, ये हाइड्रोजन के 1 होता है, 4 हो के +4 हो जाएगा बराबर इधर है जी +1। अब इन्हें इधर भेजिए, देन x बराबर आ जाएगा -3। अब आपको चूंकि इसे बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे आगे सबसे छोटा वाला रहेगा, उससे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लास्ट में सबसे बड़ा वाला रहना चाहिए। तो इन सभी में सबसे छोटा निगेटिव वैल्यू दे रहा है NH4 वाला, तो सबसे छोटा ये हो गए, तो NH4 पर प्लस सबसे आगे रहेगा। इससे थोड़ा सा ज्यादा, इससे ज्यादा कोई है क्या? थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, ये बहुत ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये +1 वाला, इसके बाद +1 वाला लिखाना चाहिए, NO2 लिखाना चाहिए। फिर इससे ज्यादा तो 1 से 2 लिखाना चाहिए, NO 1 से बड़ा 2 हो गया। फिर 2 से बड़ा और कौन है? 4 है, 5 है, तो पहले 4 आवेगा NO2 वाला, और सबसे बड़ा है NO3 पर माइनस वाला, सबसे बड़ा है NO3 पर माइनस वाला। ये ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर देखिए आप मैच करा के, कौन सा मैच कर रहा है? NH4 NO2 उसमें मिला करके देखिए, इसमें तो आगे NH4 है ही नहीं, गलत हो गया। B में है, मिला करके चेक करेंगे, NH4 पर प्लस, फिर NO2 चाहिए, एकदम NO2 मिला है, फिर आप NO है, फिर NO2 ये आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सही। समझ पाए कैसे बनाया जाता है ये सभी? जब भी ऑक्सीकरण संख्या से रिलेट मिले सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, बढ़ते हुए घटते क्रम में आप आसानी से सजा सकते हैं जब आप निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो
संक्रमण धातु का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? संक्रमण धातु कोई भी उठा लीजिए, संक्रमण धातु जैसे मान लीजिए आप किन्हीं को भी उठा ले सकते हैं, जिंक के उठा लीजिए, मान लीजिए जिंक के, तो जिंक के परमाणु से इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो कैसे लिखा था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10, ये लिखा था 30 गो परमाणु संख्या। आप यदि मान लीजिए मैग्नीज Mn मैग्नीज 25 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5 आएगा। क्या इससे सीख रहे हैं? हम दो ही एलिमेंट के उदाहरण लिए हैं, कुछ सीखिए। क्या सीख मिला इससे भैया? सीखिए मिलता लास्ट वाले को केवल देखा जाता है, लास्ट वाला 4s और 3d, 4s और 3d। क्या रिजल्ट आता है? एस में हमेशा 2 गो बैठेगा इलेक्ट्रॉन, और डी में 5 गो भी हो सकता है, 4 गो भी, 1 गो भी, 10 गो भी, माने कि डी में इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रह सकते हैं। एस में एस जो है चौथा कक्षा, जबकि डी तीसरा कक्षा में पाए जाएंगे। तीसरा कक्षा वाला डी उप कक्षा चाहिए। तो यहां पर ध्यान पूर्वक मिलाइएगा। डी के लिए कैसे लिखना चाहिए? यदि मान लेते हैं हम एस को, एस के कक्षा एन मान लेते हैं, एस के कक्षा एन, तो डी के कक्षा डी, एस के कक्षा यदि 4 है तो डी के कक्षा 3 है, माने 4 से 1 कम है। तो एस के कक्षा यदि n है तो डी के कक्षा ओरा से 1 कम n-1 हो जाएगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो 1 भी भर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, लगभग 10 तक मैक्सिमम जा सकता है। तो 1 से 10 तक, और एस में हमेशा और हमेशा 2 को भरता है। तो n-1 डी 1 से 10 तक, NH2 वाला आपका जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएंगे। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में ही झलक रहा है, n-1 डी 1 से 10 NH2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए 18 को पढ़िए और उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, इसका नाम लिखिए, नाम लिखिए। बेंजीन रिंग है, यहाँ पर NO2 लगे हुए हैं, इधर फ्लोरीन लगे हुए हैं, और यहाँ पे लगे हुए हैं आपके CH3। मेन ग्रुप आपका NO2 है भाई साहब। यहाँ से काउंटिंग करिए, नाम तो साथ लिखने के लिए जानते होंगे, 1 2 3 4 5, ऐसा ही काउंटिंग होगा। तो आपका नाम क्या लिखा जाएगा? 2 फ्लोरो 5 नंबर पर है मिथाइल, 2 फ्लोरो 5 मिथाइल, और फिर 1 पे हो जाएंगे नाइट्रो, 1 पे हो जाएंगे नाइट्रोबेंजीन। 2 फ्लोरो 5 मिथाइल 1 नाइट्रोबेंजीन है का ऑप्शन में? 1 फ्लोरो है नहीं, 4 मिथाइल नहीं, ऐसा नहीं है। 2 फ्लोरो 5 मिथाइल 1 नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भैया। 28 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का फिर से नाम लिखने के लिए आया है। नाम लिखिए, CH3 CH2, फिर क्या है? CH2 है, फिर CH है, यहां पर CH2OH है, और इधर CH3 है, नहीं CH2 CH3। चलिए इनका नाम देखिए भैया, हम लोग जनरल तौर पर यही तो पढ़े हैं ना कि नाम लिखने के लिए सबसे लंबा चेन ढूंढते हैं, और ग्रुप जो भी मेन ग्रुप है क्रियाशील मूलक उसे हमेशा चेन में शामिल रखिए। मेन जो क्रियाशील मूलक है उन्हें हमेशा चेन में शामिल रखना होता है। तो सबसे लंबा कार्बन ढूंढिए तो क्या मिलता है? 1 2 3 4 4 4 1 5 कार्बन का लंबा चेन है। इस प्रकार से बन जाएगा आपके पास, इस प्रकार से बन जाएगा। काउंटिंग जिधर से ग्रुप करीब में मिलता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। अब इनका यदि नाम लिखिएगा तो क्या लगेगा? 2 नंबर पर ग्रुप मिल गया, 2 नंबर पर ग्रुप मिल गया, कौन सा? 2 इथाइल मिला, और बाकी 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को आप पेंट कहते हैं। 2 इथाइल पेंटेन 1 नंबर पर ऑल है, 1 नंबर पर ऑल है। देखिए 2 मिथाइल 1 पेंटेन ऑल या पेंटेन 1 ऑल है एकागो। 2 मिथाइल सब 3 मिथाइल बोल रहा है, 2 प्रोपाइल बोल रहा है, 2 इथाइल, ठीक है। 2 इथाइल प्रोपाइल इथेनॉल का रहा नहीं, एक भी ऑप्शन मैच नहीं करो इसमें से एक भी ऑप्शन मैच नहीं किया, सभी ऑप्शन अलग अलग हैं। कंडीशन के अनुसार हम लोग जो नाम लिखने के लिए सीखे वो तो सही है। चलिए एक अब इन्हीं का रूप जरा अपना करके देख लेते हैं भाई। हम लोग ये ज्यादा वाले कार्बन, ऐसे जनरल तौर पर रूल है भैया कि ज्यादा वाले कार्बन को हमेशा चेन में कवर करिए, और जो कम बच जाते हैं उसे ग्रुप बनाइए। अब इनका जो नाम आ रहा है, ये हमारे जो ज्यादा वाले कार्बन का चेन बनाए हैं
उससे मैच नहीं कर रहा। तो एक काम करते हैं, जरा छोटा वाला कार्बन का चेन बना करके देख लेते हैं, कहीं उससे तो मैच नहीं कर रहा होगा। आइए जरा छोटा वाला कार्बन आपका खोज करके देखते हैं, लेकिन इसे OH को हमेशा चेन में शामिल रखना। खोज के देखिए, 1 2, इधर चल जाइए, 1 2 3 4, इधर चल जाइए, ये वाला के कवर कर लीजिए। देखते हैं जरा क्या आता है भाई इसका नाम, ये वाला के कवर करिए, देखते हैं। अब कवर करेंगे तो फिर से काउंटिंग, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अब इनका जो नाम क्या आने वाला है, 2 नंबर पर आ रहा है प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल, और 1 2 3 4 कार्बन, 2 प्रोपाइल 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, ब्यूटेन 1 ऑल। ये इस प्रकार से आ रहा है। अब जरा इन्हें मैच कराइए, तो जरा ये मैच करते हैं, 2 प्रोपाइल 3 प्रोपाइल मैच, एक ऑप्शन नंबर बी में है 2 प्रोपाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ऑप्शन नंबर बी वाला मैच कर रहा है। ये छोटा वाला चेन बना करके लिया भैया। हालांकि देखिए हम लोग जनरल तौर पर जो रूल वगैरह है वो यही है कि आप बड़े वाले कार्बन को चेन में कवर करिए, और वो भी ग्रुप को, क्रियाशील मूलक को हमेशा चेन में मौजूद रखना है। जबकि यहाँ पर हम बड़े वाले कार्बन ऐसे चले तो 5 मिला, उससे नाम मैच नहीं कर रहा है। ये छोटे वाले कार्बन को कवर चेन बना करके यहाँ पे नाम दिया है। तो ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, छोटा वाला से। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। करा ईथर में 20, क्वेश्चन नंबर 20 करा ईथर में COC, ईथर के क्रियाशील मूलक होते हैं ना, सी बोलते हैं। ईथर का क्रियाशील मूलक O होता है, आगे पीछे कार्बन के समूह जुड़े होते हैं। बोल रहा है कि इनके बीच में क्या डिग्री के कोण बनेगा, क्या डिग्री के कोण बनेगा, क्या कहते हैं 180 डिग्री के कोण बनना चाहिए का, 180 डिग्री के कोण एकदम आगे पीछे तो ऐसे ही बैठल 180 बनना चाहिए, नहीं भैया 180 नहीं बनता है, याद रखिएगा। चूंकि इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इसलिए ये बंधन को थोड़ा ये दबा देता है, विकर्षित कर देता है। इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है, शायद आप जानते होंगे, ये विकर्षित कर देता है, जिस कारण कार्बन जो है बेंड हो जाता है। तो जो 180 बनना चाहिए वो 180 ना बन करके लगभग 110 डिग्री का कोण प्राप्त होता है, लगभग 110 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट रहने का कारण 2 लोन पेयर है इसके पास, जिसके कारण ये बंधन को थोड़ा बेंड कर देते हैं। तो इनसे लगभग 110 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कौन है, करा कीटोन, क्वेश्चन नंबर 21 करा कीटोन को किसके द्वारा एक पद में व्यक्त किया जा सकता है। कीटोन को किसके द्वारा एक पद में व्यक्त किया जा सकता है, कि कहे का मतलब हुआ किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कीटोन को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्या आप बता सकते हैं कीटोन कैसे बनता है? क्या यहाँ देखिए एस्टर के जलांशन से, क्या एस्टर के जल अपघटन से कीटोन का निर्माण होता है? बिल्कुल नहीं, उससे बन जाएगा एक बनेगा अल्कोहल और एक बन जाते हैं एसिटिक अम्ल। एस्टर से आगे एस्टर से नहीं बन सकता है। तो अगला कौन है, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण से। याद करिए ये सभी आप पढ़े हुए हैं। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड का निर्माण होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है, ये सभी आप पढ़े हैं। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण से 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, हाँ 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है भैया, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है। तो आपसे पूछ रहा था कीटोन को किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है, ये वाली बात हम बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल से, 2 डिग्री अल्कोहल से, अल्कोहल और इथाइल इस सबसे नहीं बनता, वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर 22 का रहा अभिक्रिया। ये है आपके सामने अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा, पहचानिए। ये रोजेनमुंड अभिक्रिया का उदाहरण है, रोजेनमुंड अभिक्रिया, ये रोजेनमुंड अभिक्रिया। अब रोजेनमुंड अभिक्रिया से बनते क्या, एल्डिहाइड। रोजेनमुंड अभिक्रिया से क्या बनता है, एल्डिहाइड। एकदम याद रखिए ये रोजेनमुंड अभिक्रिया जहां पर देख लेंगे H2 और PDBSO4 एकदम उत्प्रेरक के तौर पर जहां पर दिया गया है, यही पहचान दिलाता है रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनते हैं। अब देख लीजिए जो आपके पास है RCHO का एल्डिहाइड वाला क्रियाशील मूलक धरा गया है, ये सभी नहीं है, ये एल्केन है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये अल्कोहल है, ये नहीं हो सकता। एल्डिहाइड का निर्माण होता है रोजेनमुंड अभिक्रिया से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सही, 22 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करिए। क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 31 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 31 तक लगाएंगे, खुद से वीडियो पॉज करिए, डील करिए और उसके बाद बताइए क्या उत्तर हुए सभी के। मिलाइए जरा मेरे साथ, मिलाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23
करा एक कार्बन परमाणु कम वाला एमीन बनाना है। एक कार्बन परमाणु कम वाला एमीन बनाने के लिए कौन सा विधि का ज्यादातर उपयोग किया जाता है? एक कार्बन वाले कम एमीन बनाने के लिए ज्यादातर कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है? शायद पढ़े हुए होंगे, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से एक कार्बन कम वाले एमीन तैयार किया जाता है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से एक कार्बन कम परमाणु वाले एमीन बनाने के लिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्लियर रखिए। आगे बढ़िए। प्रतिलोम शर्करा किसे कहा जाता है? प्रतिलोम शर्करा, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले होते हैं, शायद आप पढ़े होंगे। प्रतिलोम शर्करा प्रतिलोम शर्करा को ऐसे इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। ये हिंदी नाम है प्रतिलोम, अंग्रेजी में इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं। इसे इन्वर्ट शुगर किसे कहा जाता है भैया? ग्लूकोज C6H12O6 और C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के एक साथ के मिश्रण को इन्वर्ट शुगर कहते हैं। किसके मिश्रण? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिश्रण को इन्वर्ट शुगर या प्रतिलोम शर्करा के नाम से जाना जाता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिश्रण, प्रतिलोम शर्करा कौन है? गन्ना का रस? नहीं भैया। प्राथमिक रूप से शर्करा का, प्रकाशीय रूप से शर्करा का असक्रिय रूप? नहीं। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज? नहीं, ग्लैक्टोज नहीं होना चाहिए, फ्रुक्टोज होना चाहिए। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होंगे। प्रतिलोम शर्करा कौन होते हैं? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिश्रण को प्रतिलोम शर्करा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाइए। कौन क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा कौन यौगिक में प्रचुरता से पाया जाता है? मैंने बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता। कौन है जो किसी भी यौगिक में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? जनरली तौर पर सेल्यूलोज प्रत्येक यौगिकों में पाए जाते हैं भैया, सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर डी क्लियर रखिए, सेल्यूलोज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। बुना एस, क्वेश्चन नंबर 26। बुना एस में एस क्या बताता है? बुना एस में एस का क्या अर्थ है? एस का नाम क्या है? तो याद रखेंगे बुना एस में एस का नाम स्टीरीन होता है। एस का नाम स्टीरीन होता है, नहीं सल्फर, नहीं सोडियम, नहीं सिलिसिलेट, स्टीरीन होता है। स्टीरीन, बुना एस में एस का नाम स्टीरीन होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, स्टीरीन। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27। वे औषधियां जो रिसेप्टर साइट पर जुड़ती है, वो औषधि जो रिसेप्टर साइट पर जुड़ते हैं उन्हें एंटागोनिस्टिक कहा जाता है। जो रिसेप्टर साइट पे जुड़ते हैं उन्हें एंटागोनिस्टिक कहा जाता है। दवाई का ऐसे भी नाम है भैया, जो रिसेप्टर साइट पे जुड़ते हैं उन्हें एंटागोनिस्टिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी 27 के ऑप्शन नंबर बी क्लियर रखिए। जो रिसेप्टर साइट पे जुड़ते हैं उन्हें एंटागोनिस्टिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 28। प्रबल विद्युत अपघट्ट में लैम्डा एम का मान क्या होता है? लैम्डा एम मतलब समझ रहे हैं, आप पढ़े हैं चालकत्व। 3 प्रकार के चालकता होता है, 3 प्रकार के चालकता होता है, शायद पढ़े हुए होंगे। चालकता कौन कौन है? 3 प्रकार के पढ़े हैं तो बताइए। आपके पास चालकता है विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता, आपके पास चालकता है मोलर चालकता या मोलर चालकत्व, और एक है तुल्यांकी चालकत्व। सभी को सूचित करने वाला टर्म याद है आपको? तुल्यांकी चालकत्व को लैम्डा से सूचित किया जाता है, लैम्डा से सूचित किया जाता है। साद फार्मूला कप्पा गुना 1000 और बटा में सी, ये सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन होता है। सी तुल्यांकी चालकत्व का सांद्रण होता है यहाँ पे। शायद ये पढ़े होंगे, आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आपसे पूछ क्या रहा है जो सुनिए। कह रहा है कि तुल्यांकी चालकत्व, लैम्डा एम के बारे में पूछ रहा है। लैम्डा मतलब तुल्यांकी चालकत्व होता है। तुल्यांकी चालकत्व में क्या परिवर्तन आता है? तनु करने पर बढ़ता है चालकता, या तनु करने पर घटता है, या तनु करने पर स्थिर रहता है, या इनमें सभी चीज हो सकते हैं। तनु करने पर, तनु करने का मतलब सांद्रण घटाना है, पतरा करना। कोई विलयन में पानी मिला दीजिए तनु हो जाता है। तो अब जरा देखिए ना कॉन्सेंट्रेशन से कैसे जुड़ा हुआ है। ये चालकता है आपका लैम्डा और ये है इसका कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण। अब बताइए जरा, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है। मतलब कि यदि ये तनु होगा, तनु होगा कि मतलब सांद्रण घट जाएगा। जब सांद्रण घट जाएगा तो चालकता का मान बढ़ जाएगा।
तनु करने पर मैंने पानी मिला रहे हैं, सांद्रण घटा रहे हैं, तो सांद्रण घटने से चालकता, तुल्यांकी चालकता के मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए। तनु चालकता तुल्यांकी चालकता को या इसके सांद्रण को तनु करने पर इसकी चालकता बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा आवर्त सारणी के वर्ग 15 में नाइट्रोजन के अलावा एरा में से कौन होता है? वर्ग 15 के तत्व याद हैं आपको? वर्ग 15 के तत्व याद रखिए, फटाक से उत्तर बता दीजिए। नाना, पापा, असलम, सब, बीमार, यही तो है वर्ग 15 के तत्व। नाना, पापा, असलम, सब, बीमार। अब यदि आप इन्हें याद रख जाते हैं तो पूछ रहा नाइट्रोजन के अलावा कौन है? फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हो सकते हैं। ऑप्शन जरा चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन है ना भैया, ये ऑक्सीजन वर्ग 15 में रहबे नहीं करता, ये वर्ग 15 के तत्व सब, ये वर्ग 15 के है, तो ऑक्सीजन रहबे नहीं करता। फास्फोरस है, फास्फोरस नाइट्रोजन के बाद, हाँ फास्फोरस मिलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, फास्फोरस है, नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस। चलिए भाई, और क्वेश्चन नंबर 29 हो गया क्लियर। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30 जिंक क्या है? जिंक डी ब्लॉक के तत्व भैया, जिंक डी ब्लॉक के तत्व, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहेंगे। जिंक डी ब्लॉक के तत्व है, संक्रमण तत्व कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्रमण तत्व के नाम से जानेंगे जिंक को। आगे, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या होता है? हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, बेंजीन के फार्मूला ये संरचना ये होता है। अब इसमें हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न माने इसमें हाइड्रोक्सी माने OH जुड़ेगा तो क्या बनेगा? आप जानते होंगे शायद, बेंजीन के साथ जब OH जुड़ जाता है तब इसका नाम क्या पड़ता है? फिनॉल। बेंजीन के साथ OH जोड़ देंगे तो नाम पड़ जाएगा फिनॉल। तो बोल रहा है कि बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्क्रम क्या होता है, या व्युत्पन्न क्या होता है? हाइड्रोक्सी माने OH जुड़ा हुआ वाला यौगिक क्या होता है? तो OH जुड़ा हुआ वाला यौगिक फिनॉल होता है। आपका ऑप्शन है 31 का ऑप्शन नंबर बी, 31 का ऑप्शन नंबर बी। तो आपका यहां तक क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक क्लियर हो गया। चलिए डियर, आगे हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 42 तक। चलिए जरा डील करिए, वीडियो पॉज करिए, रोकिए और डील करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा HCOOH का आईपीएसी नाम क्या है? HCOOH क्या ये कभी पढ़े हैं आप? इसे जनरल तौर पर साधारण रूप से इसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, साधारण रूप से इसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं HCOOH को। लेकिन यहाँ साधारण नहीं, आईपीएसी नाम पूछा है, आईपीएसी नाम। तो आईपीएसी नाम इसका होगा, एक कार्बन वाला है, कार्बन एक ही है इसमें, तो मिथेनोइक हो जाएगा, मिथेनोइक। और चूंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है इसलिए लास्ट में एसिड लगाया जाता है, इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी, 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का रहा थर्मोप्लास्टिक बहुलक के लिए कौन सही नहीं है? थर्मोप्लास्टिक बहुलक के लिए सही नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक के गुण क्या होता है? रैखिक होता है, बढ़िया बात है, ऑप्शन नंबर एकदम सही है, रैखिक होता है। गर्म करने पर मुलायम भी हो जाता है और पिघल भी जाता है, ये भी सही बात है। थर्मोप्लास्टिक बहुलक के ऐसे भी प्रॉपर्टी होते हैं। सी, पिघले हुए बहुलक को किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं, ये भी बढ़िया है। सांचा में डालिए, पिघला हुआ प्लास्टिक नया नया रूप धारण कर लेगा, जैसा सांचा में डालेगा जैसा बन जाएगा। फिर डी कह रहा है कि ये गर्म होने पर टूट जाते हैं। गर्म होने पर टूटते थोड़ी है, गर्म होने पर मुलायम हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो आपका पूछ रहा था कि इनमें कौन सही नहीं है, कहीं ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। गर्म होने पर टूटता नहीं है, गर्म होने पर पिघलते हैं, गर्म होने पर मुलायम होकर, पहले मुलायम होंगे, मुलायम होने के बाद फिर पिघल जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो इसका सही बात नहीं बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी गलत। चलिए आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे ये देख लीजिए यहीं पे लिखा हुआ HCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनका यदि आप बंधन देखें तो कैसे जुड़ा हुआ है? HC, 2 O में से एक O डबल बॉन्ड के साथ AO, और ये ऐसे जुड़ा हुआ होता है। आप यहाँ पर वाला को गौर से देखिए, O के साथ H जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में गुण होता है हाइड्रोजन बंधन बनाने का, जब भी वो हाइड्रोजन से जुड़ेगा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है जिसे हम हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। और ये हाइड्रोजन बंधन के कारण ही जल में घुलते हैं, क्योंकि जल के पास अपना जल के सूत्र तो H2 होता है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बंधन है, इसमें भी हाइड्रोजन बंधन है। समान में विलय होते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये सभी सिद्धांत आप पढ़े होंगे शायद।
तो इसमें हाइड्रोजन बंधन है, इसमें हाइड्रोजन बंधन है, दोनों एक समान हो गया, एक समान है तो दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों जल में घुलता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 34 का ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ जाइए। एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं? पॉलीमर माने ढेर सारा एमिनो अम्ल। ध्यान दीजिएगा, एमिनो अम्ल हम लोगों के शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण करने के लिए बहुत जरूरी चीज होता है भैया। एमिनो अम्ल जो होते हैं, आप लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल आपको शरीर की जरूरत होता है भैया प्रोटीन बनाने के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि एमिनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं? पॉलीमर माने ढेर सारा एमिनो। तो ढेर सारा एमिनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो बनता है प्रोटीन। याद रखिए, ढेर सारा एमिनो अम्ल जुड़ करके प्रोटीन के निर्माण करते हैं। या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आपका। आगे बढ़ जाइए। किसी क्रिस्टल में आर यह है त्रिज्या अनुपात, क्रिस्टल के परमाणु का त्रिज्या अनुपात, धनायन और ऋणायन के त्रिज्या का अनुपात 0.414 से थोड़ा बड़ा है, सॉरी 0.414, ये कहिए ना 0.414। तो उसका समन्वय संख्या क्या होगा? 4x4 वाला को क्या कहते हैं भैया? याद है आपको? 4x4 किसका होता है? ये रिक्ति है, रिक्ति कौन से रिक्ति का 0.414 होता है? अष्टफलकीय रिक्ति का, अष्टफलकीय रिक्ति। और अष्टफलकीय में 6 परमाणु एक दूसरे के एक लेयर पर 3 परमाणु, ऊपर से भी 3 परमाणु रखे जाते हैं। तो अष्टफलकीय में 6 परमाणु होते हैं, इसलिए समन्वय संख्या इनका 6 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 36 के। इससे पहचानिए ये अष्टफलकीय के होता है, 0.225 चतुष्फलकीय के होता है। याद रखेंगे ये सभी बातें। तो इसका ऑक्सीडेशन समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा जी 6। आगे बढ़ जाइए। फिर कहा है कि यदि त्रिज्या अनुपात 0.225 है तो बताइए समन्वय संख्या। 225 वाला के चतुष्फलकीय कहते हैं। एक लेयर में 3 परमाणु, ऊपर से 1 परमाणु रखा जाता है, तो 4 परमाणु है तो 4 परमाणु से समन्वय संख्या 4 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 के ऑप्शन नंबर बी। ये चतुष्फलकीय वाला है, ये आपका अष्टफलकीय वाला है। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है किसी बिलियन में विलय के मोल प्रभाज को कैसे देखा जाता है? विलय के मोल प्रभाज छोटका n बटा पूरे बिलियन, n+n, छोटका n बटा पूरा बिलियन के मोल, n+n, छोटका n बटा n+n, यही होता है सूत्र। शायद आप पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर ए होता है। ये विलायक के है, ये विलय के है, ऐसा सूत्र किन्हीं का नहीं होता है, ये दोनों फालतू है। तो ऑप्शन नंबर ए आप क्लियर कर देंगे। चलिए भाई बढ़िया बात है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, सील स्थिरांक लिख दे बोले, नहीं भैया सील नहीं, सेल स्थिरांक होता है। ये आप बैटरी वगैरह पढ़े होंगे भाई, वहां पे आप पढ़े होंगे इसके बारे में, चालकता वगैरह जिस समय पढ़ रहे होंगे। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक के सूत्र क्या होता है? सेल स्थिरांक L बटे जनरल तौर तो जनरल फार्मूला तो है, सेल स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है? L/A। तो ये L/A आप सेट कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेल स्थिरांक का फार्मूला L/A। आगे बढ़ जाइए। 40 कह रहे किसी बिलियन का वाष्प दाब होता है। बिलियन के वाष्प दाब कैसा होता है? जब पूछ रहा है आपसे, बिलियन के वाष्प दाब शुद्ध विलायक से ज्यादा होता है, बिलियन के वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होता है, या शुद्ध विलायक के बराबर होता है? जरा सोच के देखिए भैया। मान लेते हैं में पानी भरल है, एरा में पानी भरल है। वाष्प दाब किसे कहते हैं? द्रव द्वारा द्रव के सतह पर जो लगाया गया दाब होता है। यहाँ से जो भाप बन करके आवेंगे, यहाँ से भाप बनते हैं, द्रव के लेयर पर ही प्रेशर लगाते हैं, इसे हम वाष्प दाब कहते हैं। द्रव के सतह पर ही द्रव के कण वाष्प लगाते हैं या वाष्प से दाब लगाते हैं, जिन्हें हम वाष्प दाब कहते हैं। अच्छा, अब क्या होगा? ये है शुद्ध विलायक के। जब इस विलयन बनावल जाए तो विलयन कैसे बनता है? और हमें कुछ बाहर से मिलाते हैं ना, जैसे शरबत, एक विलयन है तो पानी है, तो अकेले है पानी तो शुद्ध है पानी, वो विलायक हो गया, और हमें चीनी मिला दीजिएगा तब शरबत बन जाएगा, शरबत विलयन है। तो आप बताइए क्या होगा यदि चीनियां डालेंगे एरा में? तो चीनियां डालने पर जगह जगह पर चीनी के कण भर जाएंगे, इधर उधर चीनी के कण भर जाएंगे। जेरा से हुआ क्या? ई वाला जगह जो भाप जितना ज्यादा बनना चाहिए वो भापवा को कम कर देगा। पहले पानी अकेले था तो भैया अपना मर्जी से अपना ढेर सारा भाप बना रहा था। अब यदि चीनी मिल जाएगा या कोई भी अशुद्धि और हमें मिला करके विलयन बना रहे हैं तो उसका जो ओरिजिनल वाष्प दाब था ओरा से कम कर देगा, ताकि वो जगह को खुद कवर कर लेता विलय जिसको मिलाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? तो कहा दीजिए शुद्ध विलायक से कम होता है। शुद्ध विलायक से कम होगा। काहे कम होगा? कहा कि विलायक जाकर के विलायक जो भी कण होते हैं विलय के, विलायक के कण को चाप देता है, दाब देता है,
ओकर जगहिया पर कवर कर लेता है, ओकर जगहिया पर जाकर के अड्डा जमा लेता है, जे चलते पहिल का भाप कम जाता है। तो आपसे पूछ रहा था क्या होगा भैया वाष्प दाब, तो कहिए शुद्ध विलायक से कम होता है, शुद्ध विलायक से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 41 निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत के सुचालक कौन है? सबसे अच्छा विद्युत के सुचालक कौन है? NaCl, ग्रेफाइट, हीरा, सोडियम है भैया। ग्रेफाइट सबसे अच्छा चालक है यहाँ पे, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट अच्छा चालक होता है। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर कितना, ये 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल 40 दिन है, तो इसका औसत आयुकाल क्या होगा? औसत आयुकाल क्या होगा? जरा ध्यान पूर्वक चेक करिएगा। अर्ध आयुकाल को आप टी हाफ कहते हैं ना, टी हाफ के मान कितना दे रखा है? टी हाफ के मान है 40 दिन। माने कि कोई भी पदार्थ है जो 40 दिन में आधा टूटता है, जितना घटित होने में आधा घटित होने में जितना समय लगता है, और हम अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि अर्ध आयुकाल 40 दिन, माने कि 40 दिन में आधा टूट जाता है। तो आपसे पूछ रहा औसत आयुकाल क्या होगा? औसत आयुकाल को टी एवरेज से देखावल जाता है ये बात। अब इसका फार्मूला होता है भैया, इन दोनों में संबंध होता है। एवरेज औसत आयुकाल अर्ध आयुकाल का 1.44 गुना होता है, ये बात याद रखिए। औसत आयुकाल अर्ध आयुकाल का 1.44 गुना होता है। औसत आयुकाल अर्ध आयुकाल के 1.44 गुना होता है। आप जरा सेट करिए तो 1.44 गुने 40 गुना करिए, क्या होगा? 1 0, 4 4 16 के 6 बाकी 1, 4 4 16 1 17 के 7 बाकी 1, 4 कम 4 1 5, 2 अंक के बाद दशमलव आ गया जी 57.6 दिन। औसत काल होगा 57.6 दिन। है ऑप्शन में तो टिक कर दीजिए, नहीं है तो हमारी गलत हो गया। है ऑप्शन नंबर देखिए बी में देखिए 57.6 दिन, 57.6 दिन उसका औसत काल निकल के आएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 से क्वेश्चन नंबर 53 तक है। इसे पॉज करिए, वीडियो को रोकिए और खुद से डील करिए, ऑप्शन लगाइए, फिर आगे बढ़िए। चलिए जरा देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन आपके सही होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, तेल और पानी के संयोग से कौन सा कोलाइड विलयन बनता है? तेल और पानी के संयोग से जो कोलाइड विलयन बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें इमल्सन कहा जाता है। एकदम दिमाग में लोड रखिए, ये सभी पढ़े हैं आप, इमल्सन वगैरह। थोड़ा सा पानी पी लें बाबू। सेट करिए क्वेश्चन नंबर 43 आप किए। हाँ जी, पानी तथा तेल के संयोग से बनने वाला कोलाइड का नाम होता है इमल्सन। चलिए एकदम क्लियर रखेंगे ऐसे भी बात को, आगे बढ़िए। कोलाइड को आवेश विहीन करके अवक्षेपित करना क्या कहलाता? अवक्षेपित करने का मतलब क्या होता भैया? पेंदी में जमा लेना। और पेंदी में कोई भी चीज के जमने के प्रक्रिया को ऐसे अस्कंदन भी कहा जाता है, अवक्षेपन या अस्कंदन। तो ये आप याद रखेंगे, कोलाइड विलयन को आवेश विहीन करके जमाना या अवक्षेपित करना अस्कंदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए 45, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ये सभी आप 10 में से पढ़ते आ रहे हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका आर्द्र विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है? याद रखेंगे, आर्द्र या साइनाइड विधि द्वारा सिल्वर का निष्कर्षण किया जाता है। आर्द्र विधि या साइनाइड विधि द्वारा सिल्वर का निष्कर्षण किया जाता है। ये सभी डायरेक्ट आपको याद रखने वाले हैं। त्रिक्षारकीय अम्ल कौन है जिसमें 3 गो OH लगा रहेगा बुआ, वहीं त्रिक्षारकीय बनता है। इसका स्ट्रक्चर देख करके, स्ट्रक्चर बना करके इसका उत्तर मारना पड़ता है। अब ये जरा चेक करिए, ऑप्शन नंबर ए को देखिए, H3PO4 है। क्या इसमें 3 OH हैं? इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे फास्फोरस। आपके पास 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। फास्फोरस वर्ग 15 के है, 5 बंधन बनाने की क्षमता है इसमें, तो 2 बंधन यहाँ, 3 4 5 बंधन। अब क्या करिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, देखिए आपके पास टोटल 4 ऑक्सीजन था, हम 4 ऑक्सीजन बैठा दिए। हाइड्रोजन को बैठाइए, तो हाइड्रोजन प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ एक एक हाइड्रोजन बैठा दीजिए। ये देखिए 1 OH, 2 OH, 3 OH, 3 OH इसी में से मिल गया, यानी त्रिक्षारकीय अम्ल यही होंगे। ऑप्शन नंबर ए, त्रिक्षारकीय अम्ल
H3PO4 है, त्रिक्षारक के 3OH वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक आयनन विभव किसका होता है? सबसे अधिक आयनन विभव किसका होता है? याद रखेंगे ऐसे ऑप्शन जब भी आपको मिले किसका आयनन विभव सबसे अधिक और कम होगा, तो याद रखेंगे जो धातु वाले चीज होते हैं इसका सबसे कम होता है। धातु वाले जितने भी तत्व हैं उसका आयनन विभव सबसे कम होता है। आप शायद पढ़े होंगे भैया मानक इलेक्ट्रोड विभव, वहां पे आपको लिखाया गया होगा, उस वाले सीरीज को देखिए पता चल जाएगा। धातु के जो भी आयनन विभव होते हैं माइनस में होते हैं, और धातु से थोड़ा सा ऊपर होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा कौन? धातु सबसे ले से थोड़ा सा ऊपर उपधातु वाला होगा, और सबसे ज्यादा आयनन विभव किन्हीं का होता है तो वो अधातु का होता है। इन सभी का धनात्मक होता है, पॉजिटिव प्लस में होते हैं। तो आयनन विभव सभी का पूछ रहा है किसका होगा, किसका आयनन विभव अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़िए, क्या कह रहा है? निकेल के शून्य ऑक्सीकरण संख्या वाला यौगिक कौन है? निकेल के शून्य ऑक्सीकरण संख्या NiCO के होल 4 क्या कहते हैं? पढ़े हैं तो बताइए, जवाब दीजिए। CO का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0। CO का ऑक्सीकरण संख्या होता है 0, तो Na के x + 0 पूरा आवेश कुछ नहीं है तो 0, तो x = 0। बताइए इसी में ऑक्सीकरण संख्या 0 आ गया। NiCO के होल 4 में ऑक्सीकरण संख्या आता है 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, 50 क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का घनत्व में वृद्धि कहां से कहां तक होता है? संक्रमण श्रेणी के तत्व, संक्रमण श्रेणी डी ब्लॉक वाला तत्व है 3 से 12 जानते हैं, जिसमें स्कैंडियम वर्ग 3 वाला का सबसे पहला तत्व है स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक घनत्व बढ़ता है और फिर स्थायी हो जाते हैं। एकदम याद रखिए, स्कैंडियम से क्रोमियम तक घनत्व बढ़ते हैं फिर स्थायी हो जाता है। तो भैया प्रथम संक्रमण श्रेणी में पूछ रहा है तत्व के घनत्व में वृद्धि कहां से होता है? तो आप कहिए कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक उसमें वृद्धि होता है, उसके बाद फिर स्थायी हो जाते हैं। क्रोमियम के बाद वाले सभी का घनत्व में कोई चेंजिंग नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा? CuNH3 को होल 4 इंटू SO4 है में कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? बताइए जरा। कॉपर के ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 51 में, तो हम यहाँ x मान लिए। NH3 के अमोनिया का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। SO4 पर हमेशा माइनस प्रेजेंट रहते हैं, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या -2 होगा। बराबर पूरा आवेश कितना? कुछ नहीं है तो 0, तो x बराबर 2 को इधर भेज दीजिए, +2 हो जाएगा। x बराबर +2, इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा +2। ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे 51 के +2 वाला। आगे पूछ रहा OH पर माइनस और RO पर माइनस क्या होते हैं? OH पर माइनस एंड RO पर माइनस क्या है ये OH पर माइनस? ऑप्शन दे रहा है इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है या उभयदंती है। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? हिंदी नाम इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, स्नेह करने वाला, जो भी आप कह दीजिए। इलेक्ट्रॉन माने होता माइनस, और माइनस से प्यार किसको होगा? प्लस से। हम लोग यही पढ़े अट्रैक्शन, आकर्षण, माइनस प्लस के पीछे, प्लस माइनस के पीछे भागता है। एकदम याद रखिएगा। तो जिसको माइनस से लगाव होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन से नहीं, या माइनस से लगाव प्लस को होता है। यहां पर तो माइनस वाला चीज मिला है, तो इसका लगाव ये माइनस वाला चीज है, तो ये माइनस की ओर नहीं जाएगा। न्यूक्लियोफाइल माने होता है नाभिक स्नेही, नाभिक से प्रेम। नाभिक माने होता है प्लस वाला चीज, जो नाभिक में बैठे होते हैं प्रोटॉन, तो नाभिक माने होता है प्लस वाला चीज। तो ये प्लस वाला न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, नाभिक से स्नेह करने वाला, नाभिक से प्रेम करने वाला। क्या कहते हैं? नाभिक माने प्लस से प्रेम कौन करेगा? माइनस। क्या ये माइनस वाला नाभिक की ओर जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल ये नाभिक की ओर आकर्षित होगा। यानी इसे हम लोग कहेंगे OH पर माइनस RO पर माइनस को नाभिक स्नेही कहा जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा। न्यूक्लियोफाइल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53, हाइलोएल्केन में कार्बन का प्रसंकरण कितना होता है? हाइलोएल्केन में आप शायद जानते होंगे, हाइलोएल्केन में सभी कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड अवेलेबल रहता है। एग्जांपल के तौर पर कुछ भी आप पकड़ लीजिए, जैसे CH3, CH2, Br, Cl, कुछ मन करे पकड़ ले सकते हैं। इस सभी कार्बन के पास बंधन कितने हैं? सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड से जुड़े हुए हैं बाबू।
अब आपसे पूछ रहा है, आप बताइए ईसमन सब कार्बन का प्रसंकरण कितना होगा? तो आप शायद याद किए होंगे, पढ़े होंगे, आपको याद होगा कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड रहता है प्रसंकरण sp3 होता है। किसी भी कार्बन के पास यदि सिंगल बॉन्ड है प्रसंकरण sp3 होगा। यदि कार्बन किसी भी कार्बन के पास डबल बॉन्ड अवेलेबल हो गया उसका प्रसंकरण sp2 होता है, और यदि किसी कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल हो गया उसका प्रसंकरण sp होता है। शायद ये सभी आप पढ़े होंगे, उसका प्रसंकरण sp होता है। तो ये जरूर से जरूर याद रखा करिएगा कि हाँ भैया सिंगल बॉन्ड वाला sp3, डबल बॉन्ड वाला sp2 और ट्रिपल बॉन्ड वाला sp होते हैं प्रसंकरण। अब आपसे पूछा हाइलो एल्केन, तो हाइलो एल्केन का मतलब तो सिंगल बॉन्ड वाला हो गया, तो सिंगल बॉन्ड वाला का प्रसंकरण कितना होगा? sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 53 तक हम लोग क्लियर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक हमारा लास्ट होता है भाई साहब। एक सेट में 60 क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है औद्योगिक स्तर पर फिनॉल का निर्माण किस विधि से किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है? वो औद्योगिक स्तर पर बेचने के लिए, व्यापारिक स्तर पर। याद रखिए ये सभी आप पढ़े होंगे भाई। व्यापारिक स्तर पर फिनॉल बनाया जाता है क्यूमीन के द्वारा। व्यापारिक स्तर पर फिनॉल क्यूमीन के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्यूमीन के द्वारा औद्योगिक स्तर पर फिनॉल बनते हैं। आगे पावर अल्कोहल किसका मिश्रण होता है? पावर अल्कोहल इथेनॉल होता है। इथेनॉल में मिलाया जाता है बेंजीन, इथेनॉल में गैसोलीन, ये सभी मिलाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे इसमें दो और प्रकार मिले होते हैं भैया, बेंजीन, गैसोलीन, ये सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 55 था पावर अल्कोहल किसका मिश्रण होता है? इथेनॉल C2H5OH, इसमें बेंजीन और गैसोलीन मिले हुए हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन C6H5COCl का आईपीएससी नाम क्या होगा? C6H5COCl। देखिए तो क्या आपको नहीं लग रहा है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है? बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन है और यहां पर जुड़े हुए हैं सी डबल बॉन्ड से आप O जोड़ सकते हैं, इधर Cl जोड़ सकते हैं। क्या नाम देना चाहिए इसका? क्या नाम? CO के नाम क्या होता है? ऐसे कीटोन कहते हैं जब दोनों समूह जुड़ जाते हैं। तो हालांकि यहाँ पर इसे कार्बोनिल कहा जाएगा। CO को यहाँ पर कार्बोनिल कहा जाएगा। दोनों ओर से इसमें कार्बन समूह नहीं जुड़े हुए हैं, इसीलिए ऐसे ये कीटोन होता है CO, लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल बनेंगे। एक साइड से इसमें क्लोरीन जुड़ा है इसीलिए। तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी में सही झलक रहा भैया, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइसोसाइनाइड जल अपघटन द्वारा क्या प्राप्त होता है? आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री एमीन बनता है। आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, 57 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2। एनिलीन शायद आप जानते होंगे, एनिलीन के सूत्र क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा रहता है, इसे हम एनिलीन कहते हैं। अब ये कह रहा है कि इसकी अभिक्रिया कराया गया किसके साथ? तो NaNO2 और HCl के साथ। शायद आप जानते होंगे कि NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में अभिक्रिया जब होता है भैया तो सबसे पहले एक लवण बनता है डाइजोनियम लवण, बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाता है N2Cl, N2 पर प्लस Cl पर माइनस, ऐसे आ जाते हैं। ये निर्माण करता है। आप बता सकते हैं इसका नाम क्या है? डाइजोनियम लवण है ये, डाइजोनियम लवण। सूत्र क्या बन गया इसका? तो ये वाला C6H, अब छो होना चाहिए, वहां एक जगह पर हाइड्रोजन निकल गया तो C6H5 है और यहाँ पर N2 है और Cl है, ये इसका सूत्र बनेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए NO2 से HCl से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ये वाला बनाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन है? C6H5N2Cl। 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाइए। कौन एक संघनक बहुलक का उदाहरण है? ये सब तो आप डेली रटते हैं भैया। संघनक बहुलक का उदाहरण कौन होता है? नायलॉन 66 संघनक बहुलक में आता है। नायलॉन 66 संघनक बहुलक है। आगे क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा प्राकृतिक रबर का उदाहरण है। प्राकृतिक रबर प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रबर कौन है? तो आइसोप्रीन को प्राकृतिक रबर कहा जाता है। आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन, ढेर सारे आइसोप्रीन मिल गए तो पॉली आइसोप्रीन, और इससे जो रबर बनेंगे वो प्राकृतिक रबर हो जाएंगे। तो पॉली आइसोप्रीन आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब आज के लिए यहां पर हम लोग समाप्त करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 तक। अब एक बात जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो देख करके या सेट प्रैक्टिस करके कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, प्लीज शेयर करिए। और जो भी लाइक सब्सक्राइब वगैरह होते हैं ये सब किया करिए, ताकि हमारा भी अंदर से मनोबल बढ़े, हम आपके लिए और भी वीडियो बनाना शुरू करें या तरह तरह के वीडियो बनाएं। चलिए अब आपको वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज के लिए अब सेवा समाप्त।